नमस्कार साथियों, मैं हरिराम कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हाईटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। क्षमा चाहूंगा आपसे कि 15 मिनट आपके विलंब हुए कि 1 बजे के जो क्लास थे आपको 1:15 पे स्टार्ट करना पड़ रहा है, उसके लिए मैं क्षमार्थी हूं दोस्त। आप मुझे क्षमा करें ताकि आप ही के स्लाइड में मैं जुड़ा रहता हूं। और आज जो हम बहुत ही शानदार टॉपिक शुरू करेंगे, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो टॉपिक है क्या? सेल बायोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। आप सभी से निमंत्रण है मेरा कि जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं। हेलो मोहित, मंजू सालवी, ग्रवित जी, जितेंद्र कुमार सैनी, गिरिराज प्रजापत, हिमांशु सोनी, विशाल माली, प्रियंका यादव, आप सभी का हाईटेक क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत। मोनिका, गुड आफ्टरनून। सब आप लोग मस्त हैं, सुखी हैं, संपन्न हैं, सुरक्षित हैं, यह देखकर अच्छा लग रहा है दोस्त। तो आज बिना समय बर्बाद किए, आपके 10-15 मिनट समय ऐसे ही बर्बाद हो गए, तो बिल्कुल आज मैं, क्या सर आपका लोगो चेंज हो गया? किस पे चेंज हो गया? हाईटेक बदल गया सर? आपका थंबनेल मस्त है। कौन सा थंबनेल? देखा ही नहीं। चले तो अब शुरू करें आज की कहानी। बिल्कुल ऐप पे। अच्छा है मोहित, ऐप पे बदल गया। वो हलधर मुझे अजीब सा ही लगता था, बिल्कुल हाईटेक कर दिया, क्योंकि इसमें अब मैं इस साल से फिजिक्स की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास, वो सारे मैं शुरू कर रहा हूँ। तो हलधर ना केवल वो डिनोट कर रहा था अजीब सा चीज, और कोई लोग यूट्यूब पे सर्च करते थे तो हलधर लिख ही नहीं पाता था, तो वो भी हमारे लिए दिक्कत आ रहे थे। सोमवीर, गुड आफ्टरनून। चलो आज पहले टॉपिक को शुरू कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या चल रहा है। केमिस्ट्री की क्लास यूट्यूब पे आपको सब समझ में आ रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं है ना? तो अब हम शुरू करते हैं। देखें, सेल जो होता क्या है, अभी आप जब जान गए हो ना कि ये कोशिका है, तब हमें कोई दिक्कत नहीं होता है कि यार मुझे पता है। लेकिन इसके पहले मैंने प्लांट में आपको बहुत सारे, जब प्लांट टेक्सोनॉमी पढ़ा रहा था ना, तो उसमें मोनिरा जो बताया था कि पहले प्राचीन काल में जो जीव जंतु, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पे आए थे, वो केवल लेके आया था एक कोशिका, बिल्कुल एक कोशिका लेकर आया। अब सोचो, कुछ जीव ऐसे होंगे, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे बेचारे जिसके पास एक ही कोशिका है। अब एक कोशिका, जितने बैक्टीरिया आपने पढ़ा था सब एक कोशिकाएं हैं, प्रोटिस्टा आपने पढ़ा तो वो एक कोशिका है। अब ये एक कोशिका में ही सारे काम करना है। जैसे हमें खाना खाने के लिए हाथ, तो भगवान ने अंग दिए, इसको अंग कहते हैं, ऑर्गन है। ब्लड दिए तो इसको हम टिश्यू कहते हैं, ऊतक। यानी हमारा शरीर ना बहुत जटिल तरीके से बना हुआ है। लेकिन कुछ जीव ऐसे थे जिनके शरीर में ना एक ही कोशिका था बेचारा, तो इस कोशिका से भी जीवन चल रहा था उसका। इसीलिए कह दिया कि सजीवों के ना क्रियात्मक यानी क्रिया कर सकता है, और फंक्शनल, जिसे क्रियात्मक को फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई है वो कोशिका है। कि अगर कोई कोशिका भी होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो भी अपना जीवन यापन कर सकता है। बहुत सारे आपने बैक्टीरिया देख लिया, बहुत सारे प्रोटिस्टा के बारे में आपने पढ़ा था, वो सब सारे बेचारे कैसा थे? एक कोशिकीय। जैसे जीवन में एडवांस होता गया, विकास होते गए, तो काम बढ़ता गया, काम का बंटवारा होने लगे। तब देखा गया क्या कि यार कोशिका से काम नहीं चलेंगे, ऊतक को बनाना पड़ेगा। तो बहुत सारे कोशिका एक तरह के काम करने लगे, यानी ग्रुप ऑफ कोशिका जो एक ही तरह के काम करते थे, उन सारे को मिलाकर एक नाम दिया गया कि आज से हम आप लोगों को टिश्यू कहेंगे।
टिश्यू एक काम भी कर सकता है और समूह है तो वो दूसरे काम में भी हाथ बढ़ा सकता है। बहुत सारे टिश्यू मिल करके एक अंग का निर्माण किए, ऑर्गन का निर्माण किए। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जा रहा था, काम बढ़ते गए, तो वैसे वैसे ही इन सब लोग भी इकट्ठा होकर अलग अलग काम करने लगे। अब जैसे हाथ बन गया, नाक बन गया, कान बन गया, तो ये सब क्या है? अंग है। बोलता है ना कि यार उसका वो अंग काट दिया गया, तो ये अंग है, ऑर्गन है। जब ऑर्गन मिले तो इनको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, इसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ये जो जिसमें सिस्टम लग जाए या तंत्र लग जाए तो ये तंत्र। और एक इंसान जो है, हम लोग मैमल्स जो हैं, इनमें बहुत सारे तंत्र मिलकर के एक जीव का निर्माण किया। तो ये जो है ना इवोल्यूशनरी ट्रेंड है कि कोशिका इस तरह से डेवलप हो के आज इतने बड़े कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का विकास कर दिया। अब हम चलते हैं शुरू की कहानी। जब शुरू में वैज्ञानिकों को यह भी नहीं पता था कि पहली कोशिका कौन बना होगा भाई। अब आपको पता है तब ना 1950 में माइक्रोस्कोप का खोज हुआ। तो माइक्रोस्कोप जब आए थे ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसमें देखा जाता था। ऐसे तो कोशिका दिखते ही नहीं नग्न आंखों से, तो ये भी समस्या था। तो बहुत सारे समस्या था, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उसको अगर कोशिकाओं का अध्ययन कि कोशिका में कौन कौन से भाग है इसके स्टडी करते हैं, उसे हम सेल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। और साइटोप्लाज्म का अध्ययन जो करते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि सेल के अध्ययन को ही बोल देता है क्या? साइटोलॉजी। तो आप कंफ्यूज मत होना। चलिए, अब ये सेल की जो कहानी हमने कल भी आपसे बताया था कि सेल क्या होते हैं, तो एक छोटी सी पॉइंट कर लेते हैं। एक ऐसा सेल, चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल की है, उसमें एक जो है, एक अंग, एक भाग वो अनिवार्य है। एक पार्ट तो एकदम अनिवार्य है कि झिल्ली होंगे, मेम्ब्रेन। चाहे प्लांट सेल की बात करूं या एनिमल सेल की बात करूं, झिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है। और जानते हो, अगर झिल्ली की कहानी कहूं, मेम्ब्रेन की कहानी कहूं, तो आप प्रोकैरियोट्स में भी पढ़ते थे कि इसकी झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो भगवान जब बना रहे थे ना, तो झिल्लियों में ज्यादा अंतर नहीं किए, झिल्ली बिल्कुल सेम रखे, जो प्रोकैरियोट्स का वही यूकैरियोट्स का। हाँ, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी जरूर आए जो हम झिल्ली में डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको पढ़ना है कि कौन सा कोशिका का ऐसा भाग है जो प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स सब में पाया जाता है, यानी यूनिवर्सल है। कोशिका कहेंगे तो झिल्ली होगा, सेल कहोगे तो झिल्ली होगा। तो झिल्ली क्या है दोस्त? यूनिवर्सल है। अब दूसरा पॉइंट बोला कि झिल्ली के ऊपर होते थे भित्ति, यानी वॉल होते हैं, सेल वॉल होते हैं। सेल वॉल किसमें पाए जाते हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि सेल वॉल पाया जाता है। सर शुरू से अगर बात करें तो आप पढ़ चुके हो। शुरू में बात करें तो मोनेरा में पाया जाता है। बिल्कुल हाँ सर, मोनेरा में बैक्टीरिया में पाया जाता था, जिस वॉल में कंपोजिशन था, संगठन था पेप्टिडोग्लाइकेन का। याद आया? पेप्टिडोग्लाइकेन। जितना ज्यादा भित्ति कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही सजीव प्रिमिटिव होंगे, प्राचीन होगा, उतना ही सजीव पुराना होगा। जैसे आपको याद होगा, बैक्टीरिया में भी सबसे पुराना आपने पढ़ा था आर्की बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में? आर्की बैक्टीरिया। और ये आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होते हैं बिल्कुल जटिल था, कॉम्प्लेक्स था। किसका बना होता था? सर ये पॉलीसेकेराइड का बना था, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स था। तो अब मैं अगर बात करूं तो क्या बैक्टीरिया में सेल वॉल पाए जाते हैं? तो आप बोलोगे हाँ। प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं? हाँ। कुछ प्रोटिस्टा में नहीं भी पाए जाते हैं, जैसे यूग्लिना की बात करें, स्लाइमोल्ड की बात करें, तो इसमें क्या है? सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं।
प्रोटिस्टा के बाद हम बात करें फंजाई पढ़ा, तो क्या फंजाई में सेल वॉल पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं। किसके बने होते हैं सर? काइटिन का बना होता है। उसके सेलुलोज को ही हम क्या बोलते हैं? काइटिन कहते हैं। अगला हम बात करें कि सर प्लांट में पाया जाएगा, प्लांट में आपने शैवाल पढ़ा था, सबसे पहले थैलोफाइट में शैवाल पढ़ा, शैवाल में सेल वॉल क्या पाए जाएंगे? बिल्कुल। उसके बाद जितने प्लांटिव देखा उन सब में सेल वॉल पाए जाते हैं। तो आपके दिमाग में इतना तो आना चाहिए यार कि सेल वॉल इन सब में पाए जाते हैं। तो पहला हम भाग पढ़ेंगे सेल वॉल, उसके बाद पढ़ेंगे दोस्त सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में दो भाग पढ़ोगे, एक को मैंने बता दिया क्या? निर्जीव वाले भाग, और एक में पढ़ेंगे सजीव यानी कोशिकाओं के बारे में, ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो आज हम कहानी शुरू करने वाले हैं आपके सेल बायोलॉजी का, फुल डिटेल पढ़ेंगे दोस्त। कोई भी एग्जाम आप दे लोगे, कोई दिक्कत नहीं। जब मेरे स्लाइड बने होते हैं ना तो मुझ में भी कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, आपसे कई गुना ज्यादा मैं खुद पढ़कर आता हूं। आप पूछना भावेश सर से, रात को 4-5 बजे तक देखो, केमिस्ट्री पढ़ना है ताकि मुझे पढ़ाना है, उसकी स्लाइड बनाना है, बायो पढ़ना है ताकि मुझे पढ़ाना है। और आपने देखा होगा हॉर्टिकल्चर जो आप पढ़ रहे होंगे, कल आपने आलू पढ़ा होगा, उसमें भी आपको कुछ बहुत सारे चीज नए मिले होंगे, चाहे 20 पॉइंट नए मिले। और रिवीजन 1 घंटा में हमने इतनी सारी डिटेल करवा दिया। तो वो सारे चीज मैं भी चाहता हूं कि अगर मुझे जिंदगी में सरवाइव करना है तो मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देना पड़ेगा, तभी बच्चे जुड़ेंगे। नहीं तो वही चीज एग्रीकल्चर साथ लेके मैं रोज बैठ जाऊंगा तो कोई नहीं देखने वाला, क्योंकि उसको डिफरेंट चीज नहीं मिलेंगे। तो डिफरेंट मटेरियल आपको देने के लिए हमें खुद मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी सी देर हो जाते हैं, उसके लिए मैं सॉरी तो बोल देता हूं भाई कि मैं भी इंसान हूं, तो थोड़ा सा उसके लिए आप भी मैनेज करो। आप हम पे यकीन किए हो तो सिलेबस तो मैं करवा दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बेहतर करवाऊंगा। कराना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पर कराना बेहतर वो जरूरी है, और मैं चाहता हूं कि काम परफेक्ट हो। तो शुरू करें, चले भाई। सबसे पहले पॉइंट, जो कुछ बेसिक पॉइंट है, वो जो मैं इतना देर भाषण दिया हूं ना, वो अंडरलाइन कर देता हूं। क्या है कि कुछ कोशिकाएं क्या थे? एक कोशिकीय थे। जो एक ही कोशिका से बना होगा उसे यूनिसेलुलर बोलेंगे। ये इंग्लिश मीडियम के जो भाई साहब हैं, सेम एज इट इज जो हिंदी का है लिखा हुआ, वो इंग्लिश का भी पीपीटी बना हुआ है, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। पर एक ही स्लाइड में ना हिंदी इंग्लिश दोनों लाता हूं तो बड़ा दिक्कत होते हैं, ना हिंदी वाले को मजा आते हैं ना इंग्लिश वाले। हाँ, मैं शब्द जरूर आपको बोल रहा हूं, जैसे पिछले क्लास में हम करते थे, बिल्कुल वो करते चला जाऊंगा कि आपको दिक्कत नहीं होगा। पर अभी आप लिखना मत, इसलिए नहीं कि ये सारे स्लाइड में भेज दूंगा आपको। ये एक कोशिकीय, तो इसे क्या बोलते हो? यूनिसेलुलर। ऐसे इतना सेल बायोलॉजी में कोई डिफिकल्ट टर्म है नहीं जो आप नहीं समझोगे। पर बहुकोशिकीय क्या किसे कहते हैं? मल्टी सेलुलर किसे बोलोगे? तो मल्टी सेलुलर बोलते हैं जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसे क्या बोलते हो? मल्टी सेलुलर। तो ये बिल्कुल इजी पॉइंट है, इसमें कोई भाषणबाजी करना नहीं है। ये पॉइंट जो रेड कर दिया हूं ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? कोशिकाओं को कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ, बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट। किसका बेसिक यूनिट है? तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। यानी कोशिका ही मूलभूत रूप से संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जिसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कहते हो। इसी में मैं इंग्लिश लिखूंगा, वो ज्यादा इजी होंगे। सबसे पहला जो पॉइंट ये देखो, ये प्रश्न आ जाते हैं जहां मैं बॉक्स बना देता हूं। सबसे पहले कोशिकाओं को जो देखा था, ये वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक ने। पर जानते हो, हुक ने इसे कॉर्क की सेल में, और कॉर्क जो होता है ना, डेड सेल होते हैं, तो डेड सेल में देखा गया था। डेड सेल में पहली बार किसने देखा था? तो ये रॉबर्ट हुक साहब ने देखे थे। आप जब बनाओगे अपना छोटे छोटे पॉइंट में, तो सर्वप्रथम फर्स्ट सीन किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसमें किया था? कॉर्क सेल में किया था। लेकिन जो लिविंग कोशिका होते हैं, लिविंग कोशिका में सबसे पहले देखे थे किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक, ये कर सकते हो, एंटोनी ल्यूवेनहॉक।
में, लिविंग कोशिका में किसने देखा था? लिविंग सेल में देखा पहली बार कौन? तो एंटोनी लीवेनहॉक, या केवल लीवेनहॉक भी कर लोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं पूछने वाला। ये भी महत्वपूर्ण है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। न्यूक्लियस की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। देखो जब हम पढ़ते थे ना तो ये बड़ा दिक्कत होता था हुक और ब्राउन में। तो हुक जो है, रॉबर्ट हुक, ये तो खोज किए थे किसका? पहली बार सेल का। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम किसका खोज किया था? न्यूक्लियस का। तो यहां से सर 3 पॉइंट बता दो। ये कोई पूछेगा आपसे, एक कोशिका नहीं पूछेगा, मल्टी कोशिका नहीं पूछेगा। ये जरूर पूछ सकते हैं कि संरचनात्मक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? तो ये सेल है। एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट बना। दूसरा, सबसे पहले सेल को किसने खोजा? रॉबर्ट हुक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक पहली बार जीवित कोशिकाओं को खोजे। दूसरा, रॉबर्ट ब्राउन ने किसका? केंद्रक की खोज किया। तो ये सही है। अब आते हैं सेल थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है, यहां समझते हैं कि सेल थ्योरी क्या होता है। 2 महान वैज्ञानिक थे, उनका नाम है, एक का नाम है स्लाइडन। स्लाइडन जो वैज्ञानिक थे ये जर्मनी के थे, जर्मन साइंटिस्ट थे जो काम कर रहे थे किसमें? बोटनी पे। किस पे काम कर रहे थे? बोटनी पे, यानी वनस्पतिक विज्ञान पे काम कर रहे थे। दूसरा जो महान वैज्ञानिक थे उनका नाम है स्वान। तो स्लाइडन व स्वान, तो ये जो स्वान थे ये थे इंग्लैंड के वैज्ञानिक। कहां थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। और ये जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी शास्त्र पे काम कर रहे थे। तो एक तो बोटनी पे काम कर रहे थे, एक किस पे कर रहे थे? जूलॉजी पे काम कर रहे थे। ये दोनों ऐसा देख रहे थे कि भाई ये जो सेल है ना या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये बना होता है कोशिका या कोशिका के संगठक जो होते हैं ना उसी से बनते हैं। कोई पार्ट जो है ना उसी से बनता है। तो देखो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया क्या? प्राणियों और वनस्पतिक में शरीर कोशिकाओं और उसके उत्पाद से ही मिलकर बने होते हैं। अगर कोई प्राणी है या वनस्पतिक का शरीर है, ये कोशिका और उसके ही उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं हूं एक प्राणी, जंतु हूं, तो मैं बना हूं, किससे बना हूं? या तो सेल से बना हूं या सेल के प्रोडक्ट से बना हूं, किसी से मिलकर बना हूं, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। तो इन दोनों के अनुसार ये कथन था कि ये बने होते हैं किससे? कोशिका से, सेल से, या सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। यह बताने में असफल रहे, जबकि ये दोनों ये नहीं बता पाए। केवल इनका डिमेरिट यही हो गया कि ये नहीं बता पाए कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। ये बताने में असफल हो गए कि जो न्यू सेल होता है ना उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये नहीं बता पाए। तो बताओ, सेल थ्योरी का ये प्रिमिटिव सेल थ्योरी था। पर नया सेल थ्योरी अगर पूछा जाए प्रश्न में तो यही आते हैं। सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने दिया था। कोई नहीं पूछेगा कि स्लाइडन कहां का था, स्वान कहां का था। स्लाइडन वनस्पतिक विज्ञान पे काम कर रहे थे, बोटनी पे। स्वान का किस पे काम कर रहा था? जूलॉजी पे। दोनों ने ये देखा, एक देखा कि प्राणी जो होते हैं, कोई भी प्राणी, कोई भी जंतु है, उनका निर्माण जो हो रहा है सेल से ही हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं? कोशिका से। और इधर स्लाइडन साहब ने देखा था कि कोई भी पादप में यानी वनस्पतिक भाग का निर्माण हो रहा है तो वो भी किससे हो रहा है? सेल से हो रहे हैं। बस ये चीजें ध्यान रखना है कि किसी भी प्राणी और जंतु का निर्माण सेल से होते हैं। बस सेल थ्योरी ये खत्म। सेल थ्योरी में क्या नहीं बता पाए? यह नहीं बता पाए कि भाई ये जो नई कोशिका है ना, जैसे मेरे हाथ का ये टूट जाए, सारा एक्सीडेंट हो जाए, अब ये नई कोशिका किससे बन रहे होंगे, ये चीज बेचारे बताना असफल हो गए, नहीं बता पाए। तो इनके लिए एक वैज्ञानिक जन्म लिए जिसका नाम है रोडोल्फ वर्चू। तो ये ध्यान देना, उन्होंने बताया कि कोई भी नई सेल, कोई भी नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनते हैं। अगर कोई पुरानी कोशिका है
जिसे प्री एग्जिस्टिंग सेल कहते हो, कि जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है प्राकृतिक में, उसी से नए कोशिका का क्या होता है, निर्माण होते हैं। यही बात ने रोडल्फ वर्चू को महान बना दिया और नया सेल थ्योरी दे दिए। तो नया सेल थ्योरी में एक लाइन ना इनके भी रखे, नहीं तो ये लोग नाराज हो जाते। इनका एक लाइन क्या रखा कि जंतु हो या प्लांट हो, इन दोनों का निर्माण चाहे सेल या सेल के प्रोडक्ट से ही हुआ है। तो ये दोनों बोल चुके थे। और रोडल्फ वर्चू ने क्या जोड़ दिया कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। बिल्कुल, पहले से अगर कोई कोशिका होगा तो वो कोई भी विभाजन करे, चाहे वो बाइनरी फिजन करे, चाहे वो माइटोसिस करे या तो मियोसिस करे, लेकिन जब तक पहले से कोई कोशिका नहीं होगा तब तक नए कोशिका का निर्माण नहीं हो सकता। ये बताया था दोस्त किसने, रोडल्फ वर्चू। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा कि आप समझ गए होंगे सेल थ्योरी स्लाइडन एंड स्वान का क्या था और रोडल्फ वर्चू का थ्योरी क्या था। समझ गए होंगे, तो मैं आगे बढ़ूं। यहां और मैं बता दिया हूं, दूसरी बार एक ही बार पढ़ो, दोबारा नहीं। रोडल्फ वर्चू ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, विभाजन से होता है। इसी को उन्होंने बोला क्या, ओमनी सेलुला ई सेलुला। बहुत इंपॉर्टेंट। तो ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है कि नए कोशिका पुराने कोशिका से ही बनेंगे। तो ये क्या कहलाता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। और इसे नया कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यानी न्यू सेल थ्योरी जो है। अगर पूछा जाए कि न्यू सेल थ्योरी किसने दिया, तो न्यू सेल थ्योरी दिए थे रोडल्फ वर्चू साहब ने। और इन्होंने क्या बताया, बस यही कि सभी जीव कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। लेकिन यह पॉइंट किसका है, यह पॉइंट है स्लाइडन और स्वान का। दूसरा पॉइंट क्या है, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही निर्मित होते हैं, यानी जितने कोशिका हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। किससे बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही उसका निर्माण होता है। ये पॉइंट है रोडल्फ वर्चू साहब का। तो ये रोडल्फ वर्चू, इन्होंने ओमनी सेलुला ई सेलुला का जनक माना जाता है। तो ये कहानी आपको शायद समझ में आ गया होगा। बेसिक पॉइंट है, इससे भी प्रश्न आते हैं, जेट में देखा होगा, पिछले साल ही आ गए थे ये रोडल्फ वर्चू का। तो इन दोनों में ना बहुत सारे टीचर भी कंफ्यूज होते हैं और लड़के भी कंफ्यूज होते हैं कि सेल थ्योरी क्या है और ओमनी सेलुला ई सेलुला क्या है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे। आगे स्लाइड की ओर हम चलते हैं दोस्त। अब हम बात करते हैं कि ये जो सेल होते हैं, तो सेल कितना बड़ा होता है। अपने मन में आना चाहिए कि सेल कितना बड़ा होता है भाई। तो सेल के कुछ साइज होते होंगे, तो सेल ना बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोमीटर में होते हैं। और एक माइक्रोमीटर होता है कितना, 10 के पावर -6। तो कुछ माइक्रोमीटर में भी हो सकते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं सेल, कुछ, लेकिन ज्यादातर जो सेल होते हैं वो हम समझेंगे क्या, छोटे होते हैं। बड़े सेल शुतुरमुर्ग का अंडा जिसको आप देख सकते हो, तो वो बड़े भी सेल है, माइक्रोमीटर में नहीं है, ऐसा कहना भी गलत हो जाएगा। तो ये मैंने बताया, एक माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर 6, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर, एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 और एक फर्मी बराबर 10 के पावर -15। तो ये इंपॉर्टेंट। माइकोप्लाज्मा जो होता है, जिसको पीपीएलओ के नाम से भी जानते हो, पीपीएलओ प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मैं आपको माइकोप्लाज्मा बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, तो यहाँ पे उसकी भाषणबाजी करने से कोई मतलब नहीं। आई थिंक सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। और मनुष्य की लाल कोशिकाएं, जिसको लाल कोशिका बोलते हैं, इसके भी कहीं कहीं मेजरमेंट पूछ लेते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपने। और तंत्रिका तंत्र होते हैं जो सबसे लंबी कोशिका माने जाते हैं। क्या है, तंत्रिका तंत्र, जिसको कहते हैं नर्व।
नर्व वाली जो कोशिका है ये क्या है, सबसे बड़ी मानी जाती है। तो ये छोटा मोटा आ जाते हैं कभी। अब हम बात करते हैं कि साइज की सेल की शेप कैसे होते हैं। तो इसके शेप के बारे में देखिए तो ये स्मूथ सेल है, मसल्स का ये शेप है। ये ब्लड वाले सेल हैं, तो ब्लड वाले भी क्या है, एक सेल है। ये बोन वाले सेल हैं, तो आप देख सकते हो कि ये लंबा भी हो सकता है, रॉड टाइप का भी हो सकते हैं, ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ये इस टाइप के भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी सेल यही है जिसको क्या बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं। ये स्पर्म है, स्पर्म भी एक सेल है, ओवम भी एक सेल है, ये फैट सेल है, एडिपोज टिश्यू में हम पढ़ेंगे इसे ज्यादा अच्छा से। तो ये सब सारे क्या है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ शेप है किसके, सेल के, कि सेल के बहुत तरह के शेप हो सकते हैं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले छोटी पॉइंट जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोकैरियोट्स क्या होता है, यूकैरियोट्स क्या होता है। आप पढ़ भी चुके हैं कि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाए उसे हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। यानी न्यूक्लियस तो हो पर उसके बाहर से कोई क्या हो, आवरण उवरण नहीं हो, नाम मात्र का न्यूक्लियस कहा जाता है, उसको आभासी न्यूक्लियस कहते हैं, यानी कल्पना वाले न्यूक्लियस है, फॉल्स न्यूक्लियस कहा जाता है, तो उसे प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर आपने पढ़ लिया था, मोनेरा मैंने पढ़ाया था, प्रोकैरियोट्स का उदाहरण है। मोनेरा के बाद आपने 5 किंगडम में जो कुछ भी पढ़ा, मोनेरा के बाद चाहे प्रोटिस्टा पढ़े हैं आप, फंजाई पढ़े हो, प्लांटी पढ़े हो, एनिमेलिया पढ़ोगे, ये चारों जो हैं किसके अंदर आते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर। तो प्रोकैरियोट्स के अगर आपसे 2-4 उदाहरण पूछ ले तो बड़ा अच्छे से आप दे सकते हो। बैक्टीरिया हो गया इसका उदाहरण, एक्टिनोमाइसीटीज हो गया प्रोकैरियोट्स का उदाहरण, बीजीए आप पढ़ चुके हो, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है क्या, प्रोकैरियोट्स का उदाहरण, रिकेट्स होता है प्रोकैरियोट्स का उदाहरण, माइकोप्लाज्मा होता है प्रोकैरियोट्स का उदाहरण। तो ये आप पहले डिस्कस कर चुके हो, यहाँ पे केवल बस नाम लेकर। अब ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें काफी तेज विभाजन होता है, किसके द्वारा, तो आप पढ़े हो बाइनरी फिजन यानी कि द्वि विखंडन के द्वारा इसमें क्या होता है, बहुत तेज होते हैं विभाजन। तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे फास्ट अगर बोला जाए कि सेल का डिवीजन किसमें होता है, तो आप तुरंत आंसर दे दोगे किसमें, प्रोकैरियोट्स में होते हैं। आपको पता होगा कि बैक्टीरिया हर एक 20 मिनट में क्या होता है, 1 से 2 हो जाते हैं, किस विधि के द्वारा दोस्त, तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, यानी कि 1 से क्या हो गया, 2। और ये हम बहुत अच्छे से मोनेरा में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रोटिस्टा, पादप, प्राणी, कवक, ये सब सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स, अभी हम बोल चुके हैं। झिल्लीदार अंगक जो होते हैं, ऑर्गेनेल्स, माने ऐसा ऑर्गेनेल्स, माने ऑर्गेनेल्स which have membrane, यानी बॉन्डेड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया, उसके ऊपर झिल्ली होगा, कपड़ा पहन के रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर कपड़ा पहन के रहेगा, गोल्गी बॉडी कपड़ा पहन के रहेगा। उसके बाद लाइसोसोम की बात करूं तो एक कपड़ा रहेगा, जैसे मेरे यहाँ देखोगे तो 2 कपड़ा होंगे, एक दिख नहीं रहा, ये 2 झिल्ली है, तो ये 2 झिल्ली है। तो हम लोग बड़े हैं तो ये कहलाते हैं बड़े कोशिकांग। बड़े जो कोशिकांग होते हैं ना, बड़े ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे छोटा होते जाएगा उसके मेम्ब्रेन क्या होते हैं, देखते होंगे बच्चे लोग ना ये बनियान उनियान नहीं पहनते हैं, केवल एक पहन लिए, या केवल बनियान है तो शर्ट नहीं पहनेंगे। उससे छोटे बच्चे होते होंगे वो नग्न रहते हैं ऐसे, उसपे कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो जितनी छोटी मेम्ब्रेन होते जाएंगे उसमें झिल्ली क्या होता जाएगा, कम। तो पहले के लोग जो प्राचीन काल के थे वो ऐसे बेचारे नग्न रहते थे। तो पहले वाले जो सेल होते हैं उसमें जो कोशिकांग होता था उसमें झिल्ली नहीं होते। कोशिकांग यानी कि ऑर्गेनेल्स के ऊपर झिल्ली नहीं होते थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। पादप कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिका भित्ति, लवक और बड़ी केंद्रीय रसधानी जिसे वैक्यूल कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये इतना पॉइंट जो किसमें अलग से मिलता है
तो ये प्लांट सेल में मिलते हैं। प्लांट सेल में क्या बेसिक है जो अलग से बना दिया उसको कि ये अलग है भाई, बेसिक डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है पर बेसिक भाई उसमें सेल वॉल पाए जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट कि वो प्रकाश संश्लेषण करेगा तो उसमें प्लास्टिड होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे दोस्त। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उसमें वैक्यूल बड़ा सा रसधानी होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज का क्या करेगा, काम करेगा। प्राणी कोशिकाओं में तारक काय मिलता है। तारक काय एक इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं दोस्त सेंट्रियोल्स। मैं क्यों लिखता हूं ये दोनों, कहीं कहीं तारक काय नहीं आए और डायरेक्ट हिंदी में ही सेंट्रियोल्स लिख दे तो आप फंस जाओगे। सेंट्रियोल्स क्या होता है, ये सेल डिवीजन में काफी सहायता करता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बनता है कि सेंट्रियोल्स ज्यादा कहां पाए जाते हैं, तो जंतुओं में। पादप में ना के बराबर या तो हम कह सकते हैं अनुपस्थित होता है कौन, सेंट्रियोल्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे और डिटेल में पढ़ना है प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, तो आप मेरे पीछे जो स्लाइड बने हुए हैं इसे आप जरूर देख लेना और इसको लिखना है तो आप लिख सकते हो। हमारे हिसाब से मैंने सारे डिस्कस कर दिया पर एक लाइन में आपके लिए पढ़ देता हूं। क्या होता है प्रोकैरियोट्स में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होंगे वो क्या होंगे और न्यूक्लियोलस दोनों अब्सेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, अब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम क्या पाया जाता है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। 70S राइबोसोम पाया जाता है जबकि 80S प्लस 70S दोनों पाए जाएंगे कहां, यूकैरियोट्स में। तो आपको पता है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं हमारे सेल में उसमें भी राइबोसोम पाया जाएगा। अगर मैं प्रश्न पूछ दूं कि राइबोसोम कहां पाए जाते हैं, बड़ा अजीब प्रश्न आता है कि सर राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में पाए जाएंगे, आप टिक करोगे एस। जैसे एक प्रश्न कर ही लेते हैं यहाँ पे, जरा देखो आप जल्दी से आंसर बोलना कि राइबोसोम केवल मैंने बोला राइबोसोम पाए जाते हैं, इसके कोई यूनिट की मैंने बात नहीं किया, राइबोसोम पाए जाते हैं। आप टिक करना कि किसमें पाया जाता है। सबसे पहला मैं बोल रहा हूं कि क्या प्रोकैरियोट्स में पाए जाएंगे राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स की अगर बात करूं तो आप आंसर देना हाँ या ना, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। दूसरा मैं बोलूं क्या यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे, तो आप बोल दोगे हाँ यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका, इसमें पाया जाता है। अगर मैं सी लिखूं कि बताओ प्लास्टिड में राइबोसोम पाए जाते हैं, प्लास्टिड की बात करूं और प्लास्टिड में भी हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट का। किसका बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट का। तो आपका आंसर आना चाहिए तो बिल्कुल सर राइबोसोम इसमें पाए जाएंगे। डी हम बात करते हैं कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आपका आंसर आना चाहिए बिल्कुल सर यहां भी राइबोसोम पाए जाते हैं। ई हम बात करते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या राइबोसोम पाया जाता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन संश्लेषण करता है, इसका मतलब है कि इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि न्यूक्लियोलस में राइबोसोम पाए जाते हैं, न्यूक्लियोलस कहां होता है सर, तो न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस के अंदर जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रिका। और इसे हम बोलते हैं राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहा जाता है इसे, यानी इसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको इस तरह से पता होनी चाहिए, क्योंकि अब वो बच्चे आप नहीं हो कि एक पॉइंट बोल दिया राइबोसोम, आपको अब समरी करके लेकर चलना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट है जहां क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी बातें। आगे हम बढ़ते जाते हैं दोस्त। देखें अब इसके साइज की बात करें अगर कि कितने साइज होते हैं, तो आप बोलोगे कि इसका साइज सर 0.1 से 5 माइक्रोमीटर होते हैं, जबकि इधर जो यू बैक्टीरिया होते हैं इसकी साइज कोई नहीं पूछेगा, आप याद मत रखना। ये इंपॉर्टेंट है कि असूत्री का मतलब होता है ना तो माइटोसिस होते हैं ना तो मियोसिस। मैंने बता दिया कि प्रोकैरियोट्स में ए माइटोसिस होते हैं, सबसे फास्ट डिवीजन इसी के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोट्स में माइटोसिस होते हैं और मियोसिस पाया जाता है। स्टेरॉल्स इन द मेम्ब्रेन्स अब्स्टेन, इसमें स्टेरॉल्स इन मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट, यानी कि जब मेम्ब्रेन पढ़ोगे वहां पे हम इसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे कि स्टेरॉल्स क्या होते हैं। उदाहरण लिख दिया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब सारे, और यहाँ फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, ये सब होते हैं क्या, यूकैरियोट्स। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सारे पॉइंट को।
तो यहाँ पे ज्यादा बहस करना नहीं है। अब हम और आपको इमेज के सहारे से बताता हूं कि बेसिक जो डिफरेंस होते हैं वो आप देखें। आपने देखा होगा ये यूकैरियोट्स है, ये प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स में देखा होगा कि कोई बॉन्डेड इसका मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। इसको आपने बोला था न्यूक्लियोइड्स, बिल्कुल आभासी जो होते हैं जैसे तैसे, ऐसा ही एक जेनेटिक मटेरियल ऐसा फैला हुआ है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। बिल्कुल इंग्लिश वाले और इसे बोलते थे जीनोफोर, याद आ गया होगा आपको। लेकिन ये जो होते हैं यहाँ बिल्कुल वेल मेंटेन ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन घेरे रहते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, जबकि यहाँ पे कोई ऐसा न्यूक्लियोलस नहीं पाए जाते हैं। ये और अच्छा से आप डिफरेंस समझ सकते हो। इसके अंदर आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, जबकि ऐसा कोई ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। किसमें? प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कॉमन क्या होता है? तो राइबोसोम इधर भी होता है, राइबोसोम इधर भी पाए जाते हैं। एक बेसिक और डिफरेंस है वो भी कर लेता हूं, नहीं तो आज नहीं कल हमें इस पे चर्चा करना ही है। इससे अच्छा छोटे छोटे पॉइंट को आज मैं निपटा दूं। क्या है कि प्लांट और एनिमल में बेसिक अंतर क्या होते हैं? मुझे पता है कि आपको ये सारे पॉइंटें पढ़ा हुआ है, लेकिन आप सुनोगे ना तो कुछ न कुछ नए पॉइंट जरूर मिलेंगे। कोई ऐसा टीचर हो जो दोबारा तिबारा पढ़ाएगा, आप जितनी बार उस टॉपिक को पढ़ोगे उतना बात समझ में आएगा। और आप यकीन रखोगे कि ये चीज केवल आप जेट के लिए नहीं पढ़ रहे हो, बीएससी में भी सेल बायोलॉजी पढ़ना है। इवन आप एमएससी कर लोगे ना तो प्लांट हार्मोन, सेल बायोलॉजी, जो फिजियोलॉजी और सेल वाले चैप्टर है, जेनेटिक्स वाले, ये एमएससी तक आपका साथ देने वाला है। बिल्कुल एमएससी तक साथ देगा। तो इसको आप अभी पढ़ें या बाद में मेहनत करो, मेहनत तो आपको करना ही है। वहां आएगा 10-10 नंबर के लिखने के लिए कि सेल डिवीजन की पूरी प्रोसेस के लिखो 8 पेज में, तो वहां ऐसे आएंगे। और अभी जो प्रश्न आएंगे वो एक एक लाइन वाला, लेकिन वो तभी लिख पाओगे दोस्त जब आपको ये आधार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप बीएससी एमएससी में नंबर 1 बन पाओगे। आज अपने ही कोचिंग के गुजरात में आपको याद होगा अरुणा और विशाखा, 2 लड़की है, कल फोन की, लगातार 4 सेमेस्टर में टॉपर है, लगातार। तो कितनी गर्व की बात होती है कि आईसीएआर के द्वारा वो सेलेक्ट हुई और गुजरात में भी जाके वो नंबर 1, और गर्व से बोलती है कि हरिराम सर के स्टूडेंट्स है। बीएचयू का लड़का मैं बता दूं, प्रदीप 2018 का लड़का है, एमएससी का लड़का है, वो भी वहां जाके टॉपर हो रहा है। तो ये सीना फूल जाते हैं, बोलता है ना कि सर क्लास में ना, अपने रूम में ना ऐसे एग्रीकल्चर साथ लेकर बैठता हूं और गर्व से बोलता हूं कि हरिराम सर के स्टूडेंट्स हो। तो जिस दिन आप भी ऐसा बनोगे ना, सीना चौड़ा होगा, और आगे आने वाले बैच में मैं भी बोलूंगा कि मेरा वो स्टूडेंट्स है जो आईएआरआई में पढ़ रहा है, बीएचयू में पढ़ रहा है, पंतनगर में। एक ही बार ये वीडियो बनते हैं दोस्त, लेकिन हमारे साथ आप भी अमर हो जाओगे। पूरी देश में ये वीडियो देखेंगे। अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं तो जिसका मैं नाम ले रहा हूं, अरुणा, विशाखा, इसके नाम हमेशा चलते रहेंगे जब तक ये सेल बायोलॉजी वाले टॉपिक कोई लड़का देखेगा तो उसका नाम आ जाएगा। इसको कहते हैं अचीवमेंट। ये करो कि लोग ना तेरे नाम लेकर उदाहरण दे दुनिया को। और अभी 2-2.5 महीना का टाइम है, जी जान लगा दे हर चीज। मैं 3 घंटे 3.5 घंटा आपके साथ रहता हूं, आज भी हूं, ऑफलाइन क्लास के अलावा ऑनलाइन में आपके साथ हूं। कई कोचिंग बंद पड़े हैं, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम मैं दिख तो रहा हूं आपसे, डेली अपडेट तो रह रहा हूं। आप दोस्त मेहनत करो। 2 महीना 2.5 महीना ये तो अच्छा मौका है कि भाई 1 महीना बाद एग्जाम होगा, सारे लड़के घर पे सो रहे होंगे, आप सिंसियर ढंग से, ये इतना अच्छा भगवान तुझे ऑफर दे रहे हैं, इतनी अच्छी मेहनत करने का मौका दे रहे हैं कि बेटा एक बार पढ़ ले। 2.5 महीना 3 महीना मेहनत कर लो, लोग तुझे सम्मान से बुलाएंगे। पर आज घर जाके ना तू आलसी हो गया तो सारे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए एकदम अब इतने दिन मेहनत कर लिया तो 2 महीना हमारे लिए तो नहीं पढ़, अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ लो, जो इतना उम्मीद तुम पे विश्वास करते हैं, उनके लिए मेहनत कर लो। मेरा नाम तो होगा ही आप जब अच्छे करोगे तो, लेकिन माँ बाप का समाज में और नाम ऊंचा हो जाएगा। तो उनके लिए आप मेहनत करें दोस्त, अवश्य आप सफल हो जाओगे। खूब मेहनत करो। चलो आज मैं बात करने के मूड में नहीं हूं,
क्योंकि एकदम पढ़ाने का एकदम मन कर रहा है। तो देखते हैं प्लांट और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है। क्या डिफरेंस होता है? 3-4 डिफरेंस आपने खुद बता दिया कि प्लांट सेल में सर सेल वॉल पाए जाएंगे, पहली बात। दूसरा होगा क्लोरोप्लास्ट जो होंगे जिससे फोटोसिंथेसिस करेगा, वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट आपने बोला कि इसमें जो वैक्यूल होते हैं ना, बड़ा वाले जो मैंने दिखाया था कोशिका के अंदर बड़ा सा वैक्यूल जिसको रसधानी बोलते हैं, ये प्लांट सेल में वेल डेवलप होते हैं, जबकि इधर होता भी है तो बिल्कुल छोटे होते हैं। बात कर लेते हैं इधर सेंट्रियोल्स इंपॉर्टेंट है जंतु वाले में, सेंट्रियोल्स, इधर सेंट्रियोल्स होते भी है तो बहुत कम डेवलप होते हैं, अब्सेंट। इधर प्लास्टिड होगा, इधर प्लास्टिड नहीं होंगे, इधर सेल वॉल होगा, इधर सेल वॉल नहीं होंगे। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। दो सेल के बीच का ऐसा जगह जिससे कुछ आदान प्रदान इधर से इधर मटेरियल हो जाए, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, यानी एक रास्ता है, इसमें प्रेजेंट होंगे और इसमें अब्सेंट होते हैं। गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम ये लेस डेवलप होते हैं, जबकि एनिमल में ये बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। सेल डिवीजन में फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट बनता है, सेल वॉल प्लांट सेल में याद रखोगे प्लेट का निर्माण होते हैं, और इधर फॉर्मेशन ऑफ सेल फॉरो होते हैं। आपको जब सेल डिवीजन समझाया हूं तो बड़ा अच्छा ये पॉइंट समझाया था कि सेल प्लेट क्या होते हैं और सेल फॉरो क्या होते हैं। अगर आप नहीं देखे हो वो वीडियो, घबराने की कोई जरूरत नहीं, दोबारा हम पढ़ लेंगे सेल डिवीजन, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट थे। अब आगे हम बढ़ते हैं आपके लिए। ये और कुछ डिफरेंस है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे समय बर्बाद ना करें तो अच्छा है। जो हमने बोला वो इमेज में आपको दिख रहा होगा। वैक्यूल किसे कहते हैं सर, वैक्यूल बता दो। तो ये जो बड़ा वाले भाग दिख रहा है ना, लार्जर सेंट्रल वैक्यूल, ये वाले कहलाते हैं, देखो इतना बड़ा, ये कहलाता है वैक्यूल, जिसको रसधानी आप बोलते हो। क्या बोलते हैं? और इस वैक्यूल के मेम्ब्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? टोनोप्लास्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो चर्चा कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है? सेल वॉल प्लांट में पाया जाएगा सर। बाकी क्या है? वैक्यूल बिल्कुल इसमें इंपॉर्टेंट है, और एक क्लोरोप्लास्ट वाला लो क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब पॉइंट जो है एनिमल में भी पाए जाएंगे और इसमें भी पाया जाएगा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो इसमें इंपॉर्टेंट आपने बोल दिया था सेंट्रियोल्स कहीं है, तो ये सेंट्रियोल्स है, देखो ये वाले सेंट्रियोल्स है, इसमें न्यूक्लियस ये सब इसमें पाए जाएंगे। तो ऑलरेडी सारे चीज क्या है, लगभग सेम। तो ये प्लांट और एनिमल सेल का आपने डिफरेंस देखा। अगला जो टॉपिक शुरू होंगे, अब यहां से टॉपिक हमने आपको बता दिया कि टॉपिक शुरू हो जाएंगे। क्या है? फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे प्लांट सेल का सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? सेल वॉल। तब तक मैं 2 मिनट आपसे बात करता हूं। भावेश सर कहीं पानी का बोतल है तो दे दें आप प्लीज। चले, आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। इंट्रोडक्शन का सारा पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया, जो भी इंट्रोडक्शन का था वो चीज हमने कंप्लीट। कुशल, कोई दिक्कत? ग्रवित भाई, कोई ना कोई हमारे टॉपर बन जा भाई। मैं गुरु दक्षिणा में यही मांगता हूं तुम लोग से। हमारे जीवन में ना तुम जॉब वॉब लगेंगे ना कुछ। मेरे में जो टैलेंट है पढ़ाने का, मैं इसी का जरिया ढूंढा हूं, और ये जरिया आप लोग ही सफल कर सकते हो मेरे भाई। एक स्टूडेंट्स क्या बनना है? मुझे अगर चाणक्य बनाना है तो चंद्रगुप्त कौन बनेगा उसका इंतजार है। कोई ना कोई एक चंद्रगुप्त बनो, जेट में टॉप कर, आईसीआर कर, बीएचयू कर, इतने मेहनत करो, इतने ज्यादा मेहनत कि तेरे ना नाम हर वीडियो में मैं लूं, ऐसा बन जा भाई कोई। जैसे देखो आज बाईजूस अच्छा किया है ना, बाईजूस बढ़िया किया है। इसका इमेज देख मैं लगाया, ये नाम हटा सकता था, अब नहीं हटाया, नहीं चलने दो।
भाई मेहनत किया बंदे ने बहुत शानदार। आज आपको अगर नेट पे कोई सबसे क्लियर इमेज दिखेगा ना तो वो बैजूस का दिखेगा, इसलिए मैंने इनका नाम रखने दिया कि नहीं नहीं हटाना है। जो बंदा मेहनत करेगा उसका नाम होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और आप लोगों की सहयोग का मैं थैंक्स करता हूं कि आज हमारे YouTube पे 3700 लोग डेली व्यू करते हैं। YouTube स्टूडियो आप देखोगे ना तो 3700 व्यूअर पूरे वीडियो 400 वीडियो को किसी में 25 लोग देख रहे हैं, किसी में 45 लोग देख रहे हैं, किसी में 55 लोग देख रहे हैं। 37 पहले जानते हो हमारे व्यू आते थे 400, 500, 800, 900, पर ये आप लोगों की बदौलत है कि आप लोगों ने इतना अच्छा सहयोग दिया, चाहे वो स्टेटस लगा के, शेयरिंग करके। मेरे जो स्टूडेंट्स 2019 के थे, मैडम भी पढ़ाई करते हैं, और ये 2021 का लड़का काफी आइडियल, बिल्कुल डिसिप्लिन। एक दो लड़के होते हैं खराब होते हैं, मैं मानता हूं, वो हर तरह के लड़के होते हैं, पर ज्यादातर जो हमारे इस बार के स्टूडेंट्स है काफी आइडियल है और मजा आता है। अगर ऐसे बच्चे मिल जाते हैं ना किसी टीचर को, तो आप यकीन करो, मैं पहले से अनाउंस कर रहा हूं कि इस साल मेरा और बेहतर होने वाला है, क्योंकि लड़के अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मैं भी मेहनत कर रहा हूं बच्चे के साथ। आज लॉकडाउन का समय था, बाकी लोग देख ले, डॉक्टर ग्रीन या कोई और टीचर, एनसीए, ये सब बैठे हुए, आराम से बैठे हुए हैं, पर अपन क्या है, मेहनत कर रहे हैं कि नहीं भाई, हमें मेहनत करना है, तभी कल इसका बेनिफिट्स मिलेंगे, फल मिलेंगे। तो आप लोग साथ दोगे तो ये 4000 आवर्स तो कब के हो गए मोहित यार, गिरिराज, ये तो मैं पिछले साल ही कर लिया था। 4000 तो पागल है, ये तो अब बहुत पहले की बात है, तो मैं पिछले साल ही कर लिया था, अगस्त सितंबर में 4000। मोनेटाइजेशन मेरे पिछले साल ही हो गए थे यूट्यूब। मोनेटाइजेशन ही मुश्किल है, नए कोचिंग वाले से तो मोनेटाइजेशन ही नहीं हो। आप देख लो कि हॉर्टिकल्चर में आज लाइव में 95, पिछले दिन 99 जो पिक दिखाते हैं हमारे, एक बार 99 लड़के आए, उसके बाद 80, 85, ये तो रहते ही है। आज हॉर्टिकल्चर की लगभग 7 या 8-10 क्लास हुए होंगे थ्योरी की, 6 क्लास उधर में पढ़ाया, 6 बीमारी और आलू 7, और आज 8वां क्लास पढ़ाऊंगा थ्योरी की। लगभग हम 100 के करीब हैं, 100 के करीब है। जब पिछले साल पढ़ाते थे ना तो 20 लड़के आते थे, 25, तो भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। प्रशांत बिल्कुल पिछले से है, परमेश्वर कला, चिंटू, ये सब लड़के हमें पीछे से ही जानते होंगे, तो भी मैं एकदम इसी उत्साह से पढ़ाया। तो मैं सोचता था ना पिछले बार कि यार 100 लड़के जिस दिन लाइव हो ना तो कितना अच्छा लगेगा। आज 100 हो गए, हो ही जाएंगे, बड़ा अच्छा सहयोग भी मिल रहा है लोगों का, खूब अच्छा प्रेम मिल रहा है, तो बिल्कुल हो जाएंगे। चले, एकता शेयर वुअर नहीं करती हो आजकल बेचारी। एक तो एकता छोटी है और बड़े बड़े राक्षस इसको बेचारे परेशान कर रहे हैं, ना एकता। ये बंद कर दो ना सर रिकॉर्डिंग, थोड़े बातें तो कर ले छोरे से, कल पढ़ाएंगे अब सेल वर्क। हाँ, कल से सेल बायोलॉजी खत्म, शुरू 5 दिन के अंदर समाप्त, लिख लिया आज से 5 डे।